मॉर्निंग दोस्तों। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर से जुड़ी हुई सभी समसामयिक घटनाएं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की करंट अफेयर का आगाज करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, जब आपने अपनी आंखों में अरमान ले लिया है और मंजिल को अपना मान ही लिया है, तो फिर आसान और मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं हो जाती, जब तक हमें मिल नहीं जाती है। तो लक्ष्य प्राप्ति तक ये संघर्ष है, इसको जारी रखना है, इसको कम नहीं होने देना है। तो आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, 15 सितंबर को संसद टीवी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो 15 सितंबर को संसद टीवी लॉन्च किया जा रहा है, जो किसके द्वारा किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस संसद टीवी का उद्घाटन किया जाएगा। संसद टीवी की बात की जाए तो पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, दोनों को मर्ज करके, दोनों का विलय करके एक टीवी बना दिया गया है, जिसका नाम है संसद टीवी। इस संसद टीवी के सीईओ हैं, वो हैं रवि कपूर। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि संसद टीवी के सीईओ कौन है, रवि कपूर। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है परेश रावल। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान के जो चेयरमैन हैं वो हैं शेखर कपूर। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है भूपेंद्र पटेल ने। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, लेकिन विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तथा उनके स्थान पर नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, वो हैं भूपेंद्र पटेल। अब बात की जाए कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है राज्य का राज्यपाल, और गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत के द्वारा भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई जाएगी। कुनरिया गांव जो गुजरात में स्थित है, ये भारत का पहला बालिका पंचायत वाला गांव बन चुका है कुनरिया गांव। गुजरात हाई कोर्ट है, वो भारत का पहला हाई कोर्ट बन चुका है जो अपनी सभी अदालती कार्यवाही का सीधा ऑनलाइन प्रसारण करेगा। तो गुजरात हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बन चुका है इंडिया का जो अपनी सभी अदालती कार्यवाही ऑनलाइन या यूट्यूब पर प्रसारित करेगा। भारत की 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा है, जिसको कोटड़ा टिब्बा भी कहा जाता है, ये भी गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। रानी की वाव जिसका निर्माण सोलंकी वंश के द्वारा किया गया था, ये 100 रुपये के नोट में इसकी फ़ोटो छपी है। अहमदाबाद सिटी है, ये भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई सिटी है, जिसको 2017 में क्या किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। और अहमदाबाद की बात की जाए तो ये कांकरिया झील के किनारे स्थित है, यानी कांकरिया झील अहमदाबाद में मिलती है। और भारत की दूसरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की बात की जाए तो वो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान में जयपुर है। तो जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है 2019 से। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड PCB के नए अध्यक्ष बना दिया गया है रमजी राजा को। तो रमजी राजा जो पाकिस्तान के पहले क्रिकेटर थे, इनको अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के नए अध्यक्ष बना दिया गया है। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान हैं, और राष्ट्रपति, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है, यह आपके लिए इसका सवाल है। ग्वादर बंदरगाह जिसका निर्माण चाइना के द्वारा किया जा रहा है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और साइन जो क्रूज मिसाइल है, इसका निर्माण भी, इसका सफल परीक्षण भी अभी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। सी सुल्तान जो अभी हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया है, एक पेट्रोल
ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण ब्राज़ील के द्वारा किया गया था। तो ये नौसेना में एक गश्ती पोत है, इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यटकों से दुष्व्यवहार को खत्म करने के लिए किस राज्य की सरकार ने पर्यटन व्यवसाय सुकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है म्हारो राजस्थान के द्वारा। म्हारो राजस्थान ने ये पर्यटन व्यवसाय का विधेयक 2010 में भी लाया गया था, और जो विधेयक 2010 में लाया गया था उसमें संशोधन करके अब 2021 में इसको पारित किया गया है, जिससे पर्यटकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं या उनसे किसी भी तरह की दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके खिलाफ उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। राजस्थान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कालराज मिश्र हैं, और राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है, और राजस्थान की जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट सिटी में 2019 में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान की प्रमुख योजनाओं में बात की जाए तो राजस्थान की किसान मित्र ऊर्जा योजना भी राजस्थान से संबंधित है। चिरंजीवी योजना जो भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा योजना है, योजना उपलब्ध कराने वाला राज्य बन गया है, यानी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला राज्य राजस्थान बन गया है चिरंजीवी योजना की घोषणा करने के बाद। वैदिक संस्कृति बोर्ड को लागू करने वाला स्टेट भी राजस्थान है। राजस्थान में 2 वेटलैंड यानी वेटलैंड भूमि है, वो है, पहली है सांबर झील है और दूसरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में 2 वेटलैंड साइट हैं। कृषि बजट को आम बजट से अलग पेश करने वाला राज्य भी कौन है? तो कृषि बजट को आम बजट से अलग पेश करने वाला राज्य राजस्थान बन चुका है, और राजस्थान के राज्य पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जो राजस्थान से हमें मिल सकती है अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, केले का जीआई टैग किस राज्य के पास है? तो केले का जीआई टैग के बारे में बात की जाए तो ये महाराष्ट्र राज्य को मिल चुका है केले का जीआई टैग। महाराष्ट्र के जलगांव को केले की खेती के लिए जीआई टैग मिल गया है। लाल केले की यूरोप तथा खाड़ी देशों में अत्यधिक मांग बढ़ रही है, और केला अनुसंधान केंद्र के बारे में अगर पूछा जाए तो केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन इंडिया में होता है। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो केले का उत्पादन इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, यूएस ओपन टेनिस 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अभी ग्रैंड स्लैम चल ही रहा था यूएस ओपन का, तो ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है, यानी यूएस ओपन टेनिस 2021 पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीत लिया गया है। डेनियल मेदवेदेव रूस के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं ये खिताब जीतने वाले। इससे पहले येवगेनी काफेलनिकोव के द्वारा जीता गया था और मरात साफिन के द्वारा जीता गया, और अब तीसरे बन गए हैं मेदवेदेव। उन्होंने यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इनको हरा के मेदवेदेव ने ये खिताब जीता है। मेदवेदेव ने फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन तीनों के तीनों ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में जीते हैं, लेकिन यूएस ओपन नहीं जीत पाए। यदि वे नोवाक जोकोविच चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाते तो उनको कैलेंडर स्लैम घोषित किया जाता, लेकिन कैलेंडर स्लैम घोषित करने से वो बच गए हैं। इससे पहले कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको कैलेंडर स्लैम घोषित किया जा चुका है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। कैलेंडर स्लैम किन किन के नाम हैं? तो कैलेंडर स्लैम नाम है रॉड लेवर के नाम है, जो पुरुष एकल में 1962 और 1969 में इनको कैलेंडर स्लैम घोषित किया गया था। स्टेफी ग्राफ ये महिला एकल में इनको 1988 में कैलेंडर स्लैम घोषित किया गया है। तो कैलेंडर स्लैम आप समझ गए होंगे कि कैलेंडर स्लैम किन को घोषित किया जाता है, यानी जो व्यक्ति चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाता है उनको कैलेंडर स्लैम का खिताब दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6,
सितंबर 2021 में विकलांगों की एक टीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर 15,632 फीट ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस अभियान का क्या नाम दिया है? तो दिव्यांगों की या विकलांगों की एक टीम ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर पहुंचकर एक इतिहास रच दिया है और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है या इस अभियान को नाम दिया गया है वह है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इस अभियान को नाम दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात की जाए तो ये बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इस अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में कोंकर लैंड एयर वाटर के द्वारा सहायता की गई थी। अब प्रमुख ऑपरेशन जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और एग्जामों में पूछे गए हैं तो उनमें प्रमुख जो ऑपरेशन हैं वो हैं ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत की बात की जाए तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध ग्लेशियर्स सियाचिन से है जो पाकिस्तान को हराकर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के द्वारा कब्जा किया गया था 1984 में। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंची युद्ध भूमि है पूरी दुनिया की। ऑपरेशन तलवार की बात की जाए तो ऑपरेशन तलवार भारतीय नौसेना द्वारा 1999 में कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया एक अभियान था जिसमें अरब सागर में पाकिस्तान के जितने भी कार्यवाही थी उन सबको रोकना इस ऑपरेशन तलवार का मुख्य उद्देश्य था। ऑपरेशन विजय की बात की जाए तो इसी कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन विजय 1961 में भी चलाया गया था जिसमें गोवा तथा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। ऑपरेशन पोलो की बात की जाए तो ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद के निज़ाम को भारत में मिलाने के लिए बोला गया था, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने विलय होने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की जाए तो 1984 में पंजाब में चलाया गया था या गोल्डन टेम्पल से सिक्कों को हटाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू बर्ड के बारे में बात की जाए तो ऑपरेशन ब्लू बर्ड 1987 में मणिपुर में चलाया गया था। मणिपुर में असम राइफल के ऊपर आक्रमण हुए थे तो उन आक्रमण का बदला लेने के लिए ऑपरेशन ब्लू बर्ड चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट 2015 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पवन की बात की जाए तो 1987 में श्रीलंका में एक शांति ऑपरेशन था भारत के द्वारा जो चलाया गया था। तो ऑपरेशन पवन श्रीलंका में भारत के द्वारा शांति ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम था ऑपरेशन पवन। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के साथ निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAFMD शुरू किया है? तो भारत के साथ ये डायलॉग शुरू किया है अमेरिका के द्वारा, यानी क्लाइमेट फ्रेमवर्क के ऊपर भारत तथा अमेरिका ने एक डायलॉग की शुरुआत की है। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और US के पर्यावरण मंत्री जॉन केरी हैं। इन दोनों ने आपसी वार्ता की तथा इन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के एजेंडे 2030 की साझेदारी के बारे में चर्चा की है। US की बात की जाए तो राजधानी वाशिंगटन DC है और 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका के बारे में कुछ चर्चा की जाए तो सर्जन जनरल विवेक मूर्ति हैं और व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नीता टंडन हैं। जलवायु नीति सलाहकार सोनिया हैं। अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं और प्रत्येक प्रांत से 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो अमेरिका की संसद में कुल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 100 कैंडिडेट हैं। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है जिसमें 2 सदन है, सीनेट है जो अपने भारत में जिसको राज्यसभा बोलते हैं वैसा ही सदन है सीनेट। और 2022 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया वो 175 गीगावाट रखा गया है।
तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2030 तक भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030 तक भारत में नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य 450 गीगावाट रखा गया है। और 2047 तक बात की जाए तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 ही क्यों रखा गया है लक्ष्य? तो आपको पता है भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस लक्ष्य को रखा गया है, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का। तो एक क्वेश्चन है। COP21 की बात की जाए तो ये फ्रांस में आयोजित हुआ था और इसमें एक पेरिस समझौता हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था और उस समय एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पेरिस समझौता। और इस समय एक संगठन उभर कर आया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। और ये इंडिया तथा फ्रांस के सहयोग से, यानी दोनों देशों ने मिलकर बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसके जो हेड हैं वो हैं अजय माथुर। चेयरमैन कौन है? अजय माथुर हैं। COP25 का आयोजन मैड्रिड में हुआ था और मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में, जो 2019 में आयोजित हुआ था। और COP26 2021 का कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और COP13 की बात की जाए जो प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। और मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये सारी की सारी जानकारी अति महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 8। सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तो 30% से बढ़ाकर आरक्षण को 40% कर दिया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। जिससे क्या हो सकेगा? सरकारी नौकरियों में महिलाओं की रुचि बढ़ेगी और महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्टालिन हैं, जो DMK पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से हैं। और राज्यपाल जो हाल ही में नई नियुक्त हुए हैं RN रवि हैं। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन योजना चलाई जा रही है। और डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है और ये मैमल्स है यानी स्तनधारी है। इसका संरक्षण रिजर्व भी तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। तमिलनाडु के प्रमुख फेस्टिवल की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु के जो मुख्य फेस्टिवल हैं, प्रमुख त्यौहार हैं, वो हैं जलीकट्टू, पोंगल, थाईपुसम, महामहम जो स्नान से संबंधित है, इसमें कुंड में या स्नान किया जाता है। और कार्तिकाई दीपम, इसमें लाइट या दीप जलाया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में स्थित है, इसको राजा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था जो चोल वंश का था। और मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में स्थित है। और मदुरई किस नदी के किनारे है? तो मदुरई है वेगई नदी के किनारे। ये अति महत्वपूर्ण जानकारी जो तमिलनाडु से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। और हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने का उल्लेख भारत के किस संविधान में है? तो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये है भारत के संविधान के आर्टिकल 343 यानी 343 अनुच्छेद में है हिंदी यानी राजभाषा के बारे में उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? तो जनजातीय मंत्रालय 3600 गांवों को कवर करते हुए यानी 3600 गांवों को गोद लेकर इस प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2009-10 में हुई थी, जिसमें स्टार्टिंग में 5 राज्य शामिल थे। उनके 1000 गांवों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के 225 गांव थे, राजस्थान के 225 थे और बिहार के 225 थे,
हिमाचल प्रदेश के 225 थे और असम के 100 गांव शामिल थे, यानी टोटल 100 गांव इसमें शामिल थे। लेकिन अब क्या कर दिया, इसमें 36,000 गांवों को और शामिल कर लिया गया है, जिससे में 50% आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी और असम के 1700 गांवों को मॉडल गांव बनाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ में इसमें एक वन धन केंद्र स्थापित किया जाएगा। जनजाति मंत्री की बात की जाए तो जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो इस सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।